Hello everybody, welcome back to the channel. This is Satyam Jain and you're listening to me at Understand UPSC. Today is the first answer writing session for SFG 2024. So for people who are new and who are listening to this video for the first time, SFG 2024 is an initiative whereby we will mentor you for the entire year for the 2024 examination. So we are currently doing mains answer writing, mains preparation in this particular batch. You can have a look at the plan and everything in the video link given in the description. So welcome SFG4 के students भाई. I hope everybody has written this particular HLT1. तो ये वीडियो सबके लिए है, चारों ग्रुप्स के लिए है ये वीडियो. दिस इज़ फॉर इंटरव्यू अपीयर्ड, मेंस अपीयर्ड, RFM एंड फ्रेशर्स एज वेल. फ्रेशर्स के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बिकॉज विल बी टेकिंग यू थ्रू द एंटायर आंसर राइटिंग प्रोसेस, तो ये आपके लिए भी है. And in this particular video will be specifically dealing with the HLT1 that was posted for the first 3 groups. ठीक है भाई, करें शुरू फिर. So let me talk about some basics first about how you are going to use these sessions and how you are going to benefit from these sessions. So when I'll be taking these sessions, whenever I'll be giving you and will be uploading these sessions, what you have to do is you have to listen to them carefully and you have to sit with your answers. So first you have to write answers, that is the prerequisite. Then you have to watch these videos and then you have to evaluate your answers on the basis of these videos. This whole process will help you develop your answer writing skill. ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये वीडियोस तभी करेंगी जब आप पहले अपने आंसर्स लिखोगे, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स. और इंसान तब तक जिंदगी में इंप्रूव नहीं कर सकता जब तक अपनी गलतियां समझ नहीं लेता है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन नेक्स्ट, हाउ टू सेल्फ इवैल्यूएट. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जिन पे आप अपने आप को मार्क्स दोगे. वेरी विल अवॉर्ड योर सेल्फ मार्क्स एंड ऑल्सो विल बी टेलिंग यू दैट यू कैन गिव योर सेल्फ मार्क्स इन अ वेरी वेरीड रेंज. ओके, बहुत अच्छी खासी रेंज में मार्क्स दे सकते हो. यू डोंट नीड टू जस्ट डू 3.5 4.5 टिक टिक टिक. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट एज वेल. Then for people who have specifically appeared in mains before but have not been able to turn it into an interview call or a final rank, please understand that there are various reasons to why you scored low. The first reason is that you were not able to complete your paper. इसको भूल जाओ. Don't worry about it. I'll take care of this whenever we'll be writing mains. 2024 में जब हम mains लिखेंगे, I'll take care of your speed. ठीक है, मेरी गारंटी, मेरा वादा. स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है कि पेपर 2 मिनट पहले कंप्लीट करोगे, एथिक्स का 1 मिनट पहले. ओके, फिर दूसरा रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज मिसिंग द डिमांड. एंड थर्ड रीजन इज नॉट हैविंग इनफ कंटेंट, इनफ गुड कंटेंट. तो ये कुछ अलग अलग रीजंस हैं. तो ये दो पे चीजों पे आपको बहुत फोकस करना है अभी के लिए. दिस इज फॉर पीपल हु हैव अपीयर्ड इन मेंस. देन पीपल हु आर फ्रॉम द RFM ग्रुप, उनके लिए स्पेसिफिकली ये इंस्ट्रक्शन है कि जस्ट अंडरस्टैंड द आंसर राइटिंग प्रोसेस इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट येट. हाउ डू यू अलाइन योर सेल्फ विद द क्वेश्चन, हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट डाइग्रेसिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, यू आर राइटिंग द राइट कंटेंट, यू आर राइटिंग द राइट आंसर. सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन. इस सब का बेसिक एक जगह से शुरू होता है, वो है ये. इफ यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट इंप्रूविंग. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग. प्लीज ऐसे मत सोचिएगा कि दिस सेशंस आर फॉर फ्री एंड दीज आर नॉट फॉर इनफ कोर्स, तो आप इनको लाइटली लें, फॉर ग्रांटेड लें. These can any day be converted into a big course, but we do not want that because we stand for democratization of education, of quality education, of guidance instead of correct. ठीक है, तो just understand this particular thing that answer writing skill evolves. It is not learnt in a specific day. It is not Rome, है ना, एक दिन में build नहीं होगा. It is like Rome. You will have to put in efforts, you'll have to put in hard work, you'll have to put in sweat, tears, गुस्सा, frustration सब होगा, but you'll have to put it. And the outcome of that will be your absolute importance and absolute improvement in the answer writing skills. Okay, so what are the components? The first thing is that you need to understand the question. So whenever I say this, that if there is something that is the most important part of answer writing, it is the question. Answer writing का सबसे important part होता है उसका question. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आपकी कम से कम 40% दिक्कत दूर हो गई है. कम से कम बोल रहा हूं. तो क्वेश्चन कैसे समझते हैं, दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डील. पीपल टेक इट वेरी लाइटली एंड दे एंड अप स्कोरिंग इन 80s 70s, यही स्कोर में अटके रहते हैं, बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन. कुछ लोगों में ये इनहेरेंट होता है, जो लोग बचपन से सब्जेक्टिव्स में अच्छे होते हैं वो लोग समझ लेते हैं.
but even they tend to miss on certain aspects of the demand. So that is why understanding the question and understanding the demand are the two key essential ingredients to a good answer. ये ना बिल्कुल बेस की तरह है. अगर आपको क्वेश्चन और डिमांड नहीं पता है तो आप कितनी भी चेरी लगा लो, अगर केक आपका सड़ चुका है तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा. अगर आपका बेस अच्छा नहीं है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. I have seen people putting in a lot of content without understanding the question and demand, and they end up scoring just 70s, 80s में marks, 90s में भी टच नहीं करते हैं. So understand this thing, that understanding the question, understanding the demand is very important. Then how to structure your answer, ये हम सिखाएंगे. And answer writing is not just about pushing a lot of points. नहीं है वो answer writing. Get out of that mindset. It is about structuring the answer. It is about structuring your answer to the demand of the question, to the alignment of the question. So in these particular sessions we'll be teaching you this particular component as well. Then this is one of the most difficult parts and one of the most important as well. Understanding and aligning your content with the demand of the question. क्योंकि देखिए कंटेंट आपके पास कभी भी 100% नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, गारंटी ले रहा हूं. यूपीएससी विल ऑलवेज आस्क समथिंग दैट यू हैव नो क्लू अबाउट, ऑलवेज, और दैट यू हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट. कम से कम 7-8 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे आ जाते हैं मेंस के. बट यू विल ऑलवेज हैव सम कंटेंट विच यू विल अलाइन to the demand of the question, and if you do that you will end up scoring above average marks, and that is all you need in those questions. And even in the questions where you have enough content you would make mistakes, because then you will tend to write what you know. तब आप वो लिखना चाहेंगे या वो लिखेंगे जो आप जानते हैं, वो नहीं जो पूछा गया है. तो आप चाहे कितना भी जानते हो, आप चाहे लाइक इवन इफ यू आर एल्बर्ट फ्रीकिन आइंस्टीन, डज नॉट मैटर. यहां पे आपको कंटेंट अपना क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ही लिखना है. देन विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन, हाउ टू इंप्रूव द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर, how to make maps, how to make tables, how to make map, like mapping the demand of the question and the content. ये सिखाएंगे हम आपको इंडिया के मैप, वर्ल्ड के मैप, एटसेट्रा एटसेट्रा, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, एवरीथिंग. सो ऑल ऑफ दैट वुड कम अंडर द प्रेजेंटेशन हेडिंग. वो हम सब चीज़ें सिखाएंगे आपको. देन ये वाली चीज़ स्पीड एंड पेपर कंप्लीशन, ये भूल जाइए अभी के लिए. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आंसर राइटिंग एंड आई विल टीच इट वंस विल बी राइटिंग मेन्स. ठीक है, मेंस 2024 का टिकट लेके आते हैं पहले, फिर आपका पेपर कंप्लीट कराना, उसकी स्पीड बनवाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी. देन लास्ट इज एनरिचमेंट इन आंसर्स, ये भी हम कराएंगे. विल प्रोवाइड यू थिंग्स, विल प्रोवाइड यू कंटेंट, विल प्रोवाइड यू विद इनफ एनरिचमेंट दैट यू नीड, है ना. कोई आपको फालतू के मॉडल आंसर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको फालतू की टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है. फॉलो दिस प्रोग्राम, यू वर्क हार्ड एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट यू विल एंड अप बीइंग अ प्रो इन आंसर राइटिंग, प्रोवाइडेड यू आर डूइंग इट. एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें हमने लिखी नहीं है, बट आई रियली वांट टू से दिस. इफ यू वांट टू इंप्रूव एट समथिंग, बी अ स्टूडेंट. ये मेरे को ना गोल्डन एडवाइस दी थी ऋषभ भाई ने व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सेकंड इंटरव्यू दिस ईयर, कि अगले 2 महीने व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, जस्ट रिमेंबर दैट बी अ स्टूडेंट. भूल जा कि तू मेंटोर है, टीचर है, क्या करता है क्या नहीं करता है. जस्ट बी अ स्टूडेंट, लर्न. एंड इफ यू डू दैट, इफ यू आर ईगर टू लर्न एंड अनलर्न, है ना, सबसे पहले तो अनलर्न करनी पड़ेंगी बहुत चीजें जो अपने दिमाग में मिथ बैठ गए हैं. जैसे बताया ना मैंने, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि नहीं 3.5 से 5 की रेंज नहीं होती है. यू हैव अनलर्नड इट ना, सो नाउ यू आर ओपन टू गेटिंग मार्क्स फ्रॉम 1 to 9 ऑल्सो, राइट. यू आर ओपन टू दीज थिंग्स अभी, और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से होगा. विल टीच यू दैट. सो नाउ यू आर रेडी टू, फर्स्ट यू आर रेडी टू अनलर्न, देन यू आर रेडी टू लर्न, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर रेडी टू कीप योर ईगो असाइड. देखो आप कभी भी अच्छे से नहीं सीख पाओगे अगर आप ईगो में रहोगे कि नहीं यार ये तो मुझे आता है, मुझे नहीं क्या नया क्या पता चल जाएगा. इवन इफ आपको आता है, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा ना अगर पढ़ लोगे सुन लोगे तो. सो प्लीज कीप योर ईगो असाइड एंड स्टडी. ऐसा हो सकता है ना कि मैं शायद कोई एक बात आपको बता दूं, जब मैं आपके आंसर पढ़ता हूं तो उनसे मैं 2 बातें सीखता हूं, बट एक चीज तो मैं भी बता सकता हूं ना आपको, अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने इतने साल लगा के इस प्रिपरेशन में. So please understand this, that this is again a prerequisite that you be a student, you are able to unlearn and learn, you are open to that, and you are able to keep your ego aside and agree that you have made some mistakes and that you will improve upon them. और वो जो एक नैरेटिव चलाया ना वो बकवास सा कि हम डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर हमें हमारी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी, बकवास है वो चीज़. ठीक है, अगर आपको 2 नंबर मिलने चाहिए तो आपको 2 नंबर पता होने चाहिए कि मुझे मिल रहे हैं, तभी तो इंप्रूव करोगे ना उस पर.
ठीक है, तो इससे कोई डीमोटिवेट नहीं होता इंसान। खैर उस पर कभी और बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। सो विल स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग पार्ट। विल टीच यू, एक एक करके क्वेश्चंस बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये भी समझाऊंगा कि कैसे वी मेक मिस्टेक्स, कैसे जो अभी मैंने कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड दोज कंपोनेंट्स फ्रॉम एन आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप अपने एचएलटी में देखिएगा, देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट, ठीक है। अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट वाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स, एलुसिडेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके HLT 1 में। इवन इफ इट इज नॉट, फ्रेशर भी सुन रहे हैं तो भी ध्यान से सुनिए कि लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, देन यू विल नॉट डू दूज मिस्टेक्स। अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट, ठीक है, अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट while it was depicting the folk motifs and narratives, what it did was that it successfully expounded, presented Buddhist ideals. इस चीज को आपको क्या करना है, elucidate करना है। 90% of the people have missed the demand in this particular question. क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां पे ध्यान ही नहीं दिया कि क्या लिखा है। They interpreted it as Buddhist stupa, जबकि ये क्या लिखा हुआ था, बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट। दिस क्वेश्चन वॉज नॉट कि बुद्धिस्ट स्तूप जो हैं वो कैसे बुद्धिस्ट आइडियल्स को डिपिक्ट करते हैं, एक्सपाउंड करते हैं। नो नो, दिस क्वेश्चन वॉज अबाउट बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट। बुद्धिस्ट स्तूपाज में जो आर्ट बनी हुई हैं वो डिपिक्ट करती है, क्या डिपिक्ट करती हैं, फोक मोटिव्स को और नैरेटिव्स को, और ये करते टाइम वो प्रेजेंट करती हैं बुद्धिस्ट आइडियल्स को। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस थिंग। तो अगर इस पूरे क्वेश्चन को एक सेंटेंस में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट while depicting folk motifs and narratives successfully presented Buddhist ideals. You have to elucidate upon this statement. ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको आपको समझाना है. What people did wrong was that they just read स्तूपा. सब ने वही स्तूपा का डायग्राम बना के स्तूपा के चीजों को, ये हर्मिका, ये यस्ती, ये एंड एवरीबडी डिड दैट. ठीक है, एक क्वेश्चन ये डिटेल में बताता हूं कि कैसे आपको अलग अलग कंपोनेंट्स पे ध्यान देना है. सबसे पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. वॉट इज द क्वेश्चन आस्किंग. रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 5 टाइम्स. ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, करिएगा नेक्स्ट टाइम से ये चीजें फॉलो. Read the question 5 times to make sure that you are not missing on any word. Every word written by UPSC in a question is important. एक वर्ड से पूरे क्वेश्चन का मतलब पलट हो जाएगा. अगर आप इस आंसर को सिर्फ बुद्धिस्ट स्तूप के ऊपर लिखाएंगे तो आपको 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे, या मे बी उससे भी कम मिलेंगे, क्योंकि यू एंटायरली मिस द आर्ट वाला पार्ट, जो क्वेश्चन का मेन कंटेंट था, मेन डिमांड थी. अगर आप ये नहीं दिखा रहे हो कि कैसे फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स जो है वो बुद्धिस्ट के कौन से आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू विल एंड अप गेटिंग मे बी 2 मार्क्स और मे बी 1 मार्क. अगर आप ये सारी चीजें करके आ रहे हो, यू विल डेफिनेटली स्कोर एटलीस्ट 7. देन अगर आप अच्छे एग्जाम्पल्स दे के आ रहे हो, इसमें इनफ एग्जाम्पल्स दे के आ रहे हो, यू विल स्कोर 8. देन अगर आप कोई डायग्राम भी बना के आ जाओगे, यू मे इवन स्कोर 9. समझ में आ रहा है कैसे रेंज डिसाइड होती है, कैसे 1 मार्क से लेकर 9 तक जा सकता है. अगर क्वेश्चन मिस इंटरप्रेट हो गया तो क्यों नंबर मिलेंगे, बिकॉज देन तो यू आर राइटिंग एन आंसर टू अ डिफरेंट ऑल टुगेदर क्वेश्चन ना. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, फ्रॉम बुद्ध आर्ट, फ्रॉम द स्तूपा आर्ट, आर्ट आर्किटेक्चर दिया है ना सिलेबस में, लिखा है ना स्पेसिफिकली, वहीं से है ये. देन अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर क्वेश्चन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है. क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप उन फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स के बारे में बताओ, और वो कैसे और किन आइडियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये बताओ. ये क्वेश्चन की डिमांड है. सो दिस विल बी एड्रेस्ड इन द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन. यहां पे आएंगे फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स, और उनके पैरेलली आएंगे कि वो कौन से बुद्धिस्ट आइडियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ये फिर ये, दिस इज द मैपिंग दैट यू विल हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आ रही है वाली बात समझ. ठीक है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा इस आंसर का. विल स्टार्ट विद एन इंट्रो,
वे विल टेल कि भाई देखो हमने पढ़ लिया है कि तुमने स्तूपा आर्ट की बात करी है, यू टॉक्ड अबाउट स्तूपा आर्ट एंड नॉट जस्ट एनी स्तूपा, सो विल टेल द एग्जामिनर व्हाट स्तूपा आर्ट एक्चुअली इज बाय जस्ट राइटिंग वन और टू नेम्स, और बस जस्ट बाय राइटिंग दैट इस स्तूपा में हमें ये आर्ट देखने को मिलती है. देन विल जंप ऑन टू द बॉडी वेयर विल टेल दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई देखो ये वाला फोक मोटिव, ये नैरेटिव है, इससे ये बुद्धिस्ट आइडल रिप्रेजेंट होता है. एंड देन विल कंक्लूड आवर आंसर. तो वो कंक्लूड कैसे करेंगे वो बताऊंगा अभी, बट लेट अस लुक एट नाउ व्हाट एंड लाइक हाउ वी कैन प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो इंट्रो में क्या करना है समझ में आ गया, टेल अबाउट स्तूपा आर्ट. ठीक है, हम सिखाएंगे आपको यार, हर चीज सिखाएंगे. GS2 में इंट्रो कैसे करने होते हैं, GS2 के हर एक सब टॉपिक में इंट्रो कैसे करने होते हैं, 3 में कैसे करने होते हैं, 4 में कैसे करने होते हैं, सोसाइटी में कैसे करने होते हैं, सब कुछ सिखाया जाएगा, यहीं पे सिखाया जाएगा. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज ट्रस्ट. और जो मैंने बाकी चीजें बताई, बी अ स्टूडेंट, कीप योर ईगो असाइड, लर्न टू अनलर्न एंड लर्न टू लर्न. ठीक है, तो इंट्रो में या तो आप स्तूपा आर्ट को बता दो कि क्या होती है, या फिर दूसरा इंट्रो क्या है, यू टॉक अबाउट since when are stupas existing, या what does a stupa actually signify in Buddhism, उसका significance क्या है in that particular religion. And then you have to definitely discuss in a line about stupa art, कि स्तूपा आर्ट जो है वो इतने सारे वेज में हमें यहां देखने को मिल जाती है. Then you come to the main body of the answer where we'll be discussing which all stupa art depicted what Buddhist ideals. For example, when you'll talk about the 4 gateways या torrents at the Sanchi stupa, तो आप कौन सा बुद्धिस्ट आइडियल दिखाओगे, what does it represent? The birth death का cycle, the life of Buddha. When you'll talk about motifs, you'll talk about the swastika motif. What does the swastika motif signify? It signifies the eternal cycling, the sansar doctrine. What does the harmika and the yasti arising from it signify? It signifies the connection between heaven and earth. What does the chhatra and the symbol signify? It signifies the 3 jewels of Buddhism: Buddham, Dharm and Sang. Buddha, Dharm and Sang, the 3 jewels of Buddhism. What does various Jataka stories signify? They signify Buddha morals या Bodhisattva के morals. What does Yaksh and Yakshis जो बने होते हैं स्तूपाज में, प्रोटेक्टिव डीटीज, ये सब क्या सिग्निफाई करते हैं, अटेंडेंट डीटीज जिनको बोलते हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं? दे सिग्निफाई दैट व्हेन अ ह्यूमन बीइंग एनिलिएट डिजायर, इवन द डीटीज वुड कम टू अटेंड दैट पर्टिकुलर पर्सन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री का. हर रिलीजन में आप क्या देखेंगे, हर रिलीजन में, इंडियन रिलीजन्स में स्पेसिफिकली आप क्या देखेंगे कि इंसान को, ह्यूमन बीइंग को देवताओं के ऊपर रखा गया है. क्यों, वाई इज दिस डन? क्योंकि इंसान में पोटेंसी है भगवान बनने की, डिजायर एनिलिएट करने की, मोक्ष प्राप्ति की. देवताओं में नहीं है ये. इसलिए आप कभी भी देखना, वेन एवर अ ह्यूमन बीइंग टच इज पोटेंसी, देवता आके प्रोटेक्ट करते हैं. समझ में आ रही है ये चीज? तो ये जो यक्ष राक्षसी प्रोटेक्टिव डिटीज बने हुए हैं, इस चीज को सिग्निफाई करता है ये. द एनिलिएशन ऑफ डिजायर, द राइजिंग ऑफ द सर्कल, द राइजिंग ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग एंड द पोटेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ऐसे ही लोटस थॉर्न हो गई जो दिखाई गई है, फुटप्रिंट्स हो गए, बहुत सारे मोटिव्स हैं, ये अलग अलग तरीके से बुद्ध को डिपिक्ट करते हैं. सो माय पॉइंट हियर इज दैट कंटेंट तो ठीक है, उसे क्वेश्चन के हिसाब से अलाइन कैसे करना है. अब मैं आपको इतने सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, आपको सारे पॉइंट्स नहीं पता है, तो इससे ये नहीं हो जाने कि यार कितने पॉइंट्स बता दिए. ये पॉइंट्स बस नोट डाउन कर लो,
अब ये पॉइंट्स आपको किसी और आंसर में कैसे यूज करने हैं वो हम आपको सिखाते जाएंगे व्हेन विल बी टीचिंग यू आंसर राइटिंग इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप इस तरीके से अच्छे से इंट्रो करके बॉडी में चीजें ढंग से बता के मैपिंग दिखा के ये वाली कि कैसे एक मोटिव दूसरे एक मोटिव एक आइडियल को मैप कर रहा है, एंड देन इफ यू आर राइटिंग अ गुड कंक्लूजन, मे बी यू आर मेकिंग अ स्तूपा, एक स्तूप बना के आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग आइडियल्स रिप्रेजेंट करता है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन दैट आल्सो, लेकिन सिर्फ वो नहीं था इसमें। सो इफ यू कैन जस्ट मेक अ डायग्राम ऑफ अ स्तूप और उसके अलग अलग गेटवेज एंड एवरीथिंग, वो बता के अगर आप दिखा सके कि ये कौन से आइडियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत अच्छे डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, वेरी बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम्स आर इनफ। ऐसा कोई भी आप डायग्राम बनाएंगे, देन जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स कि कैसे ये प्रदक्षिणा पथ है, ये बीच में डोम है, ये ऊपर छतरी है, ये तोरण है। करेक्ट? इफ यू डू दैट, यहां पे साथ साथ दिखाओ कि ये है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये है, ये रिप्रेजेंट करता है। एक वेल लेबल डायग्राम बना दो, एक नंबर और मिल जाएगा। सो इफ यू हैव डन ऑल ऑफ दिस, व्हाई वुड यू नॉट स्कोर? कंक्लूड करते टाइम बताओ कि ये ऐसी चीजें हैं जो हजारों हजार साल पहले एनग्रेव कर दी गई थी इन स्टोन, बिकॉज दे न्यू दैट इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स और इवन आफ्टर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे विल स्टिल बी रेलिवेंट, या फिर दे आर स्टिल रेलिवेंट। ये जितने भी बुद्धिस्ट आइडियल्स हैं, देखो किस तरीके से कंक्लूजन बनेगा इसका। द बुद्धिस्ट आइडियल्स डिपिक्टेड और कार्व्ड इन स्टोन रिमेन्स एज रेलिवेंट टुडे एज वेल। आज तक भी ये उतनी ही रेलिवेंट हैं चीजें, या फिर कोई भी अपने हिसाब से कंक्लूजन आप, देयर इज नो स्टैंडर्ड कंक्लूजन, देयर इज नो स्टैंडर्ड इंट्रो, कुछ नहीं होता ये सब। इस पूरे उससे बाहर आओ, अनलर्न इट, अनलर्न करो इन चीजों को। कुछ नहीं होता स्टैंडर्ड इंट्रो, स्टैंडर्ड कंक्लूजन, कुछ नहीं होता स्टैंडर्ड बॉडी, कुछ नहीं होता स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग। एवरीबडी हैज अ यूनिक वे ऑफ राइटिंग एंड यूपीएससी अप्रिशिएट्स इट। एक थिंकिंग माइंड को अप्रिशिएट किया जाता है, दबाया नहीं जाता मॉडल आंसर के बेसिस पे मार्क्स देके। ठीक है? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चले, सो अब रेट करो अपने आंसर को। देखो, अगर आपने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है तो लिखो वहां पे कि मैंने गलत इंटरप्रिटेशन की क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आई डिडंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, पुट देयर। इफ यू हैव अंडरस्टूड द डिमांड, पुट अ टिक देयर। इफ यू हैव रिटन गुड इंट्रो, पुट अ टिक देयर। इफ यू हैव addressed everything in the body, put a tick there. If you address the conclusion, put a tick there. If you put a diagram, put a tick there. जितने आपकी चीजें बढ़ती जाएंगी उतना आप क्लोजर टू योर स्कोर जाते जाएंगे। आगे बात समझ? आपने कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपने कितने पॉइंट्स दिए हैं, आपका कंटेंट कितना एनरिच्ड है, वो आपको और हायर लेता जाएगा मार्क्स को आपके। बट अगर आप बेसिक्स बिल्कुल सही कर रहे हैं तो यू विल गेट मार्क्स भाई, यू विल गेट मार्क्स। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस डिस्कस इज, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ आईवीसी प्रोवाइडेड इनपुट्स टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन? डिस्कस। ठीक है जी। टू व्हाट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ आईवीसी, आईवीसी की अर्बन प्लानिंग और आईवीसी के कल्चर ने इनपुट प्रोवाइड किया है प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन को, इसको डिस्कस करिए। क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। बेसिकली क्या है कि हम अपनी हिस्ट्री में अपने प्रेजेंट के फुटप्रिंट्स ढूंढ रहे होते हैं, तो हम यही देखना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आज जो हमारी प्रेजेंट में अर्बनाइजेशन है उसमें कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपकी आईवीसी से निकली, आपकी हिस्ट्री से निकल के आई है। समझ रहे हो? आईवीसी मतलब इतना पुरानी चीज, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, वो कैसे आज की अर्बनाइजेशन के लिए भी एक इनपुट है, इनपुट प्रोवाइड करती है। क्योंकि देखो, कल्चर और ट्रेडिशन ना एक ऐसी चीज है जो ओवरनाइट नहीं बनती, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जैसे एक वो बहुत फेमस लाइन है ना सदगुरु की कि योर ग्रैंडमदर इज स्टिल सिटिंग इन यू टुडे। उनके जीन्स है ना, दैट हैज पास्ड ऑन। ऐसे ही है हिस्ट्री, ट्रेडिशन, ये डेवलप नहीं होता एक दिन में, ये पास ऑन होता रहता है। तो आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने आईवीसी से उठाई होंगी,
और वो एक दिन में नहीं उठाई गई हैं, दे हैव पास्ड ऑन फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। तो इस क्वेश्चन में उसी चीज को सिग्निफिकेंस दे रहा है। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड विच लिंक्स इंडियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी पोर्शन ऑफ GS1। अ ब्यूटिफुली डिजाइंड क्वेश्चन दैट लिंक्स हिस्ट्री एंड सोसाइटी ऑफ GS1। हिस्ट्री से क्या पिक किया इन्होंने, आईवीसी की, अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर, सब पढ़ते हैं, और उसको सोसाइटी से कैसे लिंक कर दिया। सोसाइटी देखिए सिलेबस खोल के, अर्बनाइजेशन एज इट इज लिखा हुआ है, अर्बनाइजेशन, तो उसको प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन से लिंक कर दिया। ठीक है, ये है क्वेश्चन समझना। नाउ कम्स द सेकंड थिंग, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड। अब आप पूछोगे सर क्वेश्चन समझने में और डिमांड समझने में क्या डिफरेंस है। अब समझो क्या डिफरेंस है। द वर्ड एंड डायरेक्टिव यूज्ड हियर इज नॉट जस्ट डिस्कस, the word and directive used here is to what extent, to what extent। जो इसको एड्रेस नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन के एक एंटायर पार्ट को मिस कर गया। कैसे, टू वॉट एक्सटेंट ये काम हो रहा है, टू वॉट एक्सटेंट, जैसे मान लो इस तरीके से अगर हम बोले, टू वॉट एक्सटेंट इज योर आंसर गुड, या फिर इज योर आंसर रेलेवेंट। तो आप उसमें सिर्फ ये नहीं बताओगे ना कि आपके आंसर की अच्छी बातें क्या हैं, आप ये भी बताओगे ना कि उसमें और सुधार क्या हो सकता है, व्हाट एल्स कैन बी इंप्रूव्ड। क्योंकि क्या पूछ रहा है, कहां तक, कहां तक, तो यहां तक है और इसके आगे का नहीं है। टू व्हाट एक्सटेंट, करेक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू गो टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू गो टू अर्न इनकम, है ना। सपोज करो ऐसे बोल दिया, टू वॉट एक्सटेंट कैन यू गो टू अर्न मनी, तो इस पे हमारे जैसे लोग क्या बोलेंगे कि हाँ आई कैन वर्क हार्ड, आई कैन पुट इन 18 आवर्स अ डे, आई कैन डू अ जॉब एंड डू समथिंग एल्स एज वेल साइडवेज। कोचिंग वाले क्या बोलेंगे, वी कैन ठग पीपल, मतलब जस्ट टेलिंग। तो ऐसे टू वॉट एक्सटेंट के अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं सबके। तो हम ये कर सकते हैं, और फिर ये चीज ऐसी है जो हमसे नहीं होगी, आई कैन डू दिस बट आई कैन नॉट डू अनएथिकल बिजनेस, ऐसे करके ना, टू वॉट एक्सटेंट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। ऐसे जब आएगा डू यू एग्री, एंड देन आएगा हाउ फार डू यू एग्री, तो इसका भी बताऊंगा फिर इसमें क्या लिखना होता है। ये है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, टू वॉट एक्सटेंट, यानी कि यहां तक, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ है। ओके, तो जैसे विल स्टार्ट विद वही आईवीसी वगैरह, कि आईवीसी जो है वो किस टाइम पे था, हमेशा कॉन्टेक्स्ट दे दो। आईवीसी फर्स्ट ग्रेट अर्बनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट, द पिनेकल ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर इन दोज डेज, इन दोज टाइम्स, ऐसे करके स्टार्टिंग में थोड़ा बताओ। फिर डायरेक्टली कम ऑन टू योर पॉइंट कि भाई कैसे अर्बन प्लानिंग और कल्चर जो है आईवीसी का, वो प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन को इनपुट्स प्रोवाइड करता है। फिर वही चीज, फिर वैसे बता दो, दीज आर द पॉइंट्स एंड दिस इज हाउ इट इज गिविंग इनपुट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे प्लानिंग ऑफ सिटी है, प्लानिंग ऑफ सिटी में क्या होता है, इनकी क्या था, इसमें ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर थे, है ना, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रोड्स। आज भी हम देख लो आप चंडीगढ़ वगैरह में रोड्स कैसी हैं, सेम स्ट्रक्चर पे बनी है, सेक्टोरल डिवीजन है। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, कम्युनिटी बाथ एट हरप्पा मोहनजोदारो, आज भी आप देख लो हम क्या करते हैं, स्टोरेज हाउसवेयर्स में। आज तक वो मिट्टी की चीजों में स्टोर करना, परफोरेटेड चीजों में स्टोर करना, आज तक चल रहा है वो। तो इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर, एंड कल्चर इज सच अ वाइड टर्म कि आपकी बहुत चीजें आ जाएंगी उसमें। कल्चर में देखो कितना कुछ आ जाता है, राइट। When you talk about culture, when you study culture from any source, what all do you study? You study about dance, drama, music. You study about the way people live, the social life. Everything belongs to culture. Culture is everything, भाई, सब कुछ culture में आता है. Then we are talking about port sites that were developed in Lothal and Dholavira. है ना? Then you talk about the present day urban port cities, maybe that of Calcutta. When you talk about the water management system at Dholavira, you talk about the water harvesting systems in present urbanization, what is the need of them, है ना। धोलावीरा के वाटर मैनेजमेंट में क्या था कि वो कंक्रीट उनको नहीं वो था, दे हेल्प्ड वाटर मैनेज थ्रू परफोरेशन, दे लेट इट सिंक इन द अर्थ,
ताकि वो वाटर टेबल रेज होती रहे। सिमिलरली दे मैनेज्ड वाटर बाय मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो हम कैसे अपनी वाटर रिसोर्स आज मैनेज कर रहे हैं, कैसे वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स प्रेजेंट अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ड्रेनेज पैटर्न, आज देख लो दिल्ली का क्या हाल हो गया, 2 दिन बरस गए तो, राइट। क्लीनलीनेस आने वाला है उससे, कैसे सीवेज का आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए प्रेजेंट अर्बनाइजेशन में, राइट। सो ऐसे करके यू विल पुट अप पॉइंट्स। अब खुद से सोचिए, यही तो है एनालिटिकल माइंड डेवलप करना। इसे तो कहते हैं कि आपको स्पून फीड नहीं करना है किसी ने। खुद से सोचो, दिमाग लगाओ। व्हेन यू आर रीडिंग आईवीसी ना, दिमाग लगाओ कि अच्छा ये वाली चीज कहां और मिलती है, आज हम कहां देख रहे हैं चीजें। यूपीएससी विल अप्रिशिएट व्हेन यू विल राइट सच आंसर्स दैट बिलोंग टू यू, दैट रिफ्लेक्ट योर थिंकिंग, दैट रिफ्लेक्ट योर एनालिसिस एंड नॉट जस्ट रोटेड डाउन मटेरियल। सोच के देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे आपका एनालिसिस चेक नहीं कर रहा है। कम आउट ऑफ दैट रैट रेस ऑफ जस्ट मगिंग अप थिंग्स। चीजें याद करो, लेकिन अगर उनको समझ नहीं रहे हो, अगर उनको एप्लीकेशन नहीं देख रहे हो, तो कैसे होगा। सिर्फ रॉयल एंट्री वीडियो से तो नहीं होगा ना। देन जैसे मैंने बोला था, टू व्हाट एक्सटेंट, तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक आईवीसी हैज प्रोवाइडेड इनपुट्स टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, बट प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन हैज सम स्पेसिफिक न्यू एज प्रॉब्लम्स या न्यू एज डेवलपमेंट्स। कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आईवीसी में थी ही नहीं, वो आज है हमारे पास। मैं कह रहा हूं ना, जिस दिन समझ जाओगे कि पेपर में क्वेश्चन पूछा कहां से गया है, पेपर में क्वेश्चन ये आईवीसी से नहीं पूछा गया, सिर्फ इसने सोसाइटी लिंक किया है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, जब आप अर्बनाइजेशन की बात करोगे, यू हैव टू टॉक अबाउट द यूनिक एंड स्पेसिफिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। Fast paced urbanization, unsustainable urbanization, extreme population growing, slums are developing, security issues. We're talking about modern transport like metros, we're talking about common place of entertainments like malls. We're talking about smart cities, centralized systems, Internet of Things, cyber controlled city. The issues of मतलब इतने सारी नई नई प्रॉब्लम्स जो है इनको आइडेंटिफाई करो, टेल कि ये आईवीसी के टाइम पे नहीं थी, ये हमारी मॉडर्न एज की रिक्वायरमेंट है। तो तब जाके आपका आंसर विल बी अ कंप्लीट आंसर कि भाई ठीक है, ये चीजें आईवीसी से हमने इनपुट्स लिए हैं, बट देयर आर समथिंग मोर, देयर समथिंग मोर टू दिस, एंड देन यू टॉक अबाउट दोज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। तब आप उनकी बात करोगे, तब आपका आंसर इतना ब्यूटीफुली कंप्लीट होके आएगा, तब लगेगा कि हाँ भाई एक एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड वाले इंसान ने आंसर लिखा है। ठीक है। एंड व्हेन यू कंक्लूड, यू अगेन कंक्लूड विद अ बैलेंस कंक्लूजन हियर कि हाँ आईवीसी इज वन ऑफ द पिनेकल्स और वन ऑफ द ग्लोरियस पास्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना। टॉक अबाउट कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी हम देखते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिख जाता है। किसी ना किसी कल्चर के आंसर में आप यूज करोगे, इसमें यूज करोगे, नहीं तो जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यूज करोगे उसमें यूज करोगे, आप जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें यूज करोगे। टॉक अबाउट दिस थिंग कि आज भी एप्रिशिएट किया जाता है, आज भी समझा जाता है, पढ़ा जाता है आईवीसी को, देखा जाता है कि इसके कल्चर में क्या चीजें थी। कल्चर से आप और भी चीजें उठा सकते हो अर्बनाइजेशन को जो लिंक करे, बट ये याद रखना कि ऐसी चीजें मत लिखना जो अर्बनाइजेशन से लिंक्ड नहीं है। जैसे लॉट ऑफ पीपल व्हाट मिस्टेक दे डू इज दे टॉक अबाउट बीड्स एंड देन दे से कि आज भी लोग करेंसी यूज करते हैं, कॉइन्स यूज करते हैं, पंच्ड कॉइन्स यूज करते हैं। क्या लॉजिक हुआ इसका? हाउ इज इट रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन? ये आप क्या कर रहे हो? ये सिर्फ आप एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, पॉइंट भर के काट देगा। डोंट डू दीज थिंग्स, डोंट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक। हमेशा अपना आंसर पढ़ने के बाद जब सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हो ना, तो दोबारा से उस पॉइंट को पढ़ो और देखो कि क्या एक्चुअली में क्वेश्चन में जो पूछा था उसका आंसर दे रहा है। क्या बीड्स कोई मॉडर्न डे अर्बन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है? बीड्स वाज अ कल्चर ऑफ आईवीसी, सही है बात, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्या मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन में वो कहीं दिख रहा है आपको? क्या वो मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन का कोई इनपुट है? नहीं है, कुछ नहीं है। सो डोंट पुट दीज थिंग्स। हाँ, मे बी वेन यू टॉक अबाउट नेचर वर्शिप, ठीक है, वेन यू टॉक अबाउट नेचर वर्शिप का मतलब क्या है कि भाई इनके लिए नेचर बहुत इंपॉर्टेंट था, देवर नेचर वर्शिपर्स ना। इसमें आप कह सकते हो कि हम प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एरियाज फॉर ग्रीनरी या फॉर
नेचर। तो ये हम ट्राई कर रहे हैं ताकि बनाए, क्योंकि नहीं तो हम अर्बन एरियाज में, अर्बन गेटोज में हम दूर हो जाते हैं उन चीजों से। ये एक आपका पार्ट बन सकता है। दिस कैन अगेन बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तो ऐसे सोचो थोड़ा सा, इसे कहते हैं अलाइनिंग योर कंटेंट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ रही है बात? ऐसे करके आपको इसके बारे में चलना है। एंड देन यू कैन कंक्लूड अगेन बाय सेइंग दैट पर्टिकुलर थिंग जो मैं आपको समझा रहा था, कि ऐसे ऐसे आईवीसी हमारा ग्लोरियस पास्ट है। आज तक हमें देखने को मिलता है कि इनपुट्स देता है, लेकिन मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन इज वेरी मच इवॉल्व्ड, वेरी मच इट हैज इट्स यूनिक इश्यूज दैट नीड्स टू बी टैकल्ड विद प्रेजेंट डे सॉल्यूशंस। वो कहते हैं ना, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, वैसे करके। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके, so the next question that we'll be discussing is about rock cut architecture. What is it? The rock cut architecture represents one of the most important sources, one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history, of early Indian art and history. Discuss. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जो रॉक कट आर्किटेक्चर है हमारा, रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन हमेशा, नहीं तो रेफरेंस पॉइंट गलत हो गया ना तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। द रॉक कट आर्किटेक्चर जो अपने को देखने को मिलता है अर्ली इंडियन हिस्ट्री का, रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी नॉलेज का, प्राचीन भारत के इतिहास की नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। क्यों होता है सोर्स? क्या पता चल जाएगा ऐसा रॉक कट आर्किटेक्चर को देख के? चलो एनालिसिस करो, क्या पता चलेगा रॉक कट आर्किटेक्चर को देख के ऐसा? देखो, पहली चीज तो ये है कि ये डायरेक्ट सोर्स होता है। हाउ इज इट अ डायरेक्ट सोर्स? आपने रॉक कट आर्किटेक्चर देखा, मे बी आपको वहां पे कुछ दिखा, मे बी आपको वहां पे एक विहार दिखा तो आपको समझ में आया कि विहार क्यों यूज होता होगा, मे बी आपको वहां पे कोई मंदिर दिखा तो आपको समझ में आया कि मंदिर क्यों यूज होता होगा, मे बी आपको वहां पे कोई पेंटिंग दिखी तो आपको समझ में आया कि लोग पेंट कैसे करते थे। तो रॉक कट आर्किटेक्चर इज अ डायरेक्ट सोर्स। सेकेंड, it is an indirect evidence to various things. किस चीज का एविडेंस है ये? कि मान लो किसी ने अपनी बुक में कुछ लिख रखा है किसी किंग के बारे में, तो नाउ यू वेरीफाई इट विद वेरियस रॉक कट आर्किटेक्चर्स इफ व्हाट इज रिटन इन द बुक इज करेक्ट और नॉट। सो इट एक्ट्स एज एन अफर्मेशन टू अदर सोर्सेज। ये दूसरे सोर्सेज के लिए अफर्मेशन का काम करता है। बन गया आपका इंट्रोडक्शन, ये लो, आई समझ? रॉक कट आर्किटेक्चर एक्ट्स एज अ डायरेक्ट सोर्स, कोमा एन एविडेंस एंड एन एफर्मेशन टू अदर सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। रॉक कट आर्किटेक्चर is important as a direct source, comma as an evidence and affirmation to the other sources of Indian ancient Indian history. तो आपने स्टार्टिंग में ही लिंक कर दिया रॉक कट आर्किटेक्चर को, कैसे ये अलग अलग चीज के एविडेंसेस, अलग अलग चीज के सोर्सेज देता है। सोर्स कैसे है ये हमारी नॉलेज का, आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस कर दिया। अब आपको बॉडी में बस क्या करना है, बताते जाओ ये रॉक कट आर्किटेक्चर इस चीज की नॉलेज देता है, ये रॉक कट आर्किटेक्चर इस चीज की नॉलेज देता है, ये रॉक कट आर्किटेक्चर इस चीज की नॉलेज देता है। कीप ऑन डूइंग दिस। आई बात समझ में आ गया? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, बॉडी में क्या लिखना है। ओके, कैसे रॉक कट आर्किटेक्चर नॉलेज का सोर्स है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट एलोरा, एलोरा का रॉक कट आर्किटेक्चर क्या नॉलेज का सोर्स है? ये डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर दिखाता है ना, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन दिखाता है, टॉलरेंस टू रिलीजन दिखाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों की वो देखने को मिल जाएंगी केव्स, राइट? तो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर दिखाता है। महाबलीपुरम के रॉक कट टेम्पल्स क्या दिखाते हैं? आर्किटेक्चर हिस्ट्री दिखाते हैं, आर्किटेक्चर स्टाइल दिखाते हैं कि उस टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर कितना डेवलप्ड था। द रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम दिखाते हैं ना ये चीज। अजंता की केव्स म्यूरल पेंटिंग्स दिखाती हैं, अजंता की केव्स दिखाती हैं कि कैसे, या फिर भीमबेटका की केव्स दिखाती हैं कि दे वर इनहेबिटेड बाय सच अर्ली ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड टू पेंट। उदयगिरी, खांडगिरी की केव्स आपको रिलीजियस टीचिंग्स देती हैं।
आपको दिखाती हैं कि उस रीजन में जैनिज्म का प्रमोशन था उस पर्टिकुलर टाइम पे। तांडव डांस है बादामी की केव्स में, वो दिखाता है कि आर्टिस्टिकली एंड साइंटिफिकली हाउ नॉलेजेबल वी वर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। विहार जो बने हुए हैं इतने, अलोरा में, अजंता में, खरवेला केव्स में, क्या दिखाते हैं? दे टॉक अबाउट इकोनॉमिक हिस्ट्री, कैसे ट्रेडर्स की मूवमेंट दिखाई जाती है ना, पढ़ा है ना ये, कि विहारास वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स। ठीक है। पॉलिटिकल पैट्रनेज दिखाती है अलग अलग केव्स, किसने बनवाई, अशोका ने कौन सी केव्स बनवाई, चालुक्यंस ने कौन सी बनवाई, गुप्ताज ने कौन सी बनवाई, पॉलिटिकल पैट्रनेज किसको किसका मिला। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या पता चलेगा कि दैट पर्टिकुलर किंग और दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, वॉज इट अ सेक्युलर अथॉरिटी, वॉज इट अ टॉलरेंट अथॉरिटी, और वॉज इट जस्ट अ मोनोथीस्टिक अथॉरिटी, कि वो किन किन रिलीजन्स को पैट्रनेज दे रहा है। बात समझ में आ रही है? सोशल लाइफ डिपिक्ट करी जाती है, सोशल लाइफ हमें पता चलता है उस टाइम लोगों को क्या पसंद था, स्पिरिचुअलिटी पसंद थी क्या, डांस पसंद था क्या, फूड कैसा पसंद था, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी। तो सोशल लाइफ पता चलती है। डिड पीपल लिव एज ग्रुप्स और एज इंडिविजुअल्स आइसोलेटेड, तो सोशल लाइफ पता चलती है। अलग अलग आर्किटेक्चर को देख के, अलग अलग रॉक कट आर्किटेक्चर में चीजें देख के, व्हेन यू स्पीक ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्यों आपको नंबर नहीं मिलेंगे भाई? द पॉइंट इज कि दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे पास इनफ अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है टू राइट अ गुड आंसर। तो अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे और अपने कंटेंट को पढ़ के उससे क्वेश्चन के हिसाब से अलाइन करना सीख जाओगे तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये चीज़ जो आपको करा रहे हैं, आप इस प्लान को फॉलो कर लो, और अगर आपको डिफरेंस दिखे अपने आंसर्स में, अपने सोचने के पर्सपेक्टिव में, तो कंटिन्यू कर लेना, वरना इतने सारे गिमिक्स है ही मार्केट में। ओके, फेयर इनफ। देन लास्ट में व्हेन यू विल बी कंक्लूडिंग, conclude it with the point that I was saying कि भाई rock cut architecture is so important that even today it is recognized as world heritage sites by various bodies including UNESCO, या फिर world heritage site by UNESCO। इतना important है हमारा rock cut architecture, इतना important source है हमारी knowledge का हमारा rock cut architecture। ठीक है, cool enough। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप इसमें चाहते हो तो यू कैन ऐड सम पॉइंट्स एज वेल टू फॉर द सेकेंड पार्ट, लाइक फॉर द ऑल्टरनेटिव पार्ट, कि रॉक कट आर्किटेक्चर कैसे थोड़ा सा कहीं कहीं क्लियर नहीं है, थोड़ा सा कहीं कहीं वेग पिक्चर प्रोड्यूस करता है, डिस्टिंक्टली नहीं बता पाता कि किस एस्पेक्ट की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा इफ यू वांट यू कैन टॉक अबाउट दिस थिंग एज वेल, नॉट इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट इट्स ओके, बट क्योंकि वो कीवर्ड ऐसे डिस्कस करके लिखा हुआ है तो आप कर सकते हो, बट अगर नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमेशा रॉक कट आर्किटेक्चर को देख के एकदम से नहीं बता पाते ना कि भाई एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ये चीज रिप्रेजेंट करता है, राइट। समटाइम्स इट्स डैमेज, समटाइम्स इट्स वेरी अनक्लियर, समटाइम्स इट इज पॉलिश्ड अगेन, समटाइम्स इट इज वर्कड अपॉन बाय वेरियस किंग्स, है ना। अजंता देखो कितना लंबा टाइम लेके बनी है, सो कितने लोगों का पैटर्नेज रहा होगा, कितनी चीजें रही होंगी, कितनी चीजें बदली होंगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, करेक्ट। तो आप ये चीज की भी बात कर सकते हो कि हाँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, लेकिन क्योंकि ये ऐसे परफेक्टली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सो इट क्रिएट सम इशू व्हेन वी आर डिकोडिंग इट। तो ये वाली बात भी आप अपनी इस आंसर में एक लाइन में, दो लाइन में कर सकते हो। द एग्जामिनर विल अप्रिशिएट यू ब्रिंगिंग इन अ गुड पर्सपेक्टिव, अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर। तो आई गेस ये वाले सेशन हम यहीं रोक लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता था, बट वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। आज मैं थोड़ा सा इसलिए भी लाइक इट हैज़ ऑलरेडी गॉन टू 45 मिनट्स, बिकॉज आई हैव डिस्कस लाइक स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में मैंने वो डिस्कस किया आपसे, एंड देन 3 क्वेश्चन हो गए, तो 10 मिनट एक क्वेश्चन में लगेंगे ही। तो आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आया, और मोर ओवर आपको एक अप्रोच समझ में आया कि आपको अपने आंसर्स को रेट कैसे करना है, समझना कैसे है, उनकी मिस्टेक्स कैसे समझनी है, उनमें कंटेंट कैसे ऐड करना है, वैल्यू कैसे ऐड करनी है। तो प्लीज़ ये जो चल रहा है इससे बाहर आइए, एंड लेट अस डू व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, लेट अस वर्क हार्ड, लेट अस वर्क स्ट्रांगली, and let us develop our skills. And I promise you if you'll follow this particular plan of SFG 2024,
जो कि हम पिछले 2020 के विंटर से चला रहे हैं। कुछ लोगों को इंडस्ट्री में ये गलत फहमी है कि हमने अभी SFG स्टार्ट किया है, करेंगे उनकी गलत फहमी दूर, बट खैर फॉर द टाइम बीइंग इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लान you'll बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट आपको नहीं ज़रूरत है टू गो इन टू वेरियस लूप्स एंड लर्न नथिंग आउट ऑफ इट। अब आप सोचो कि आप अपने इन 3 आंसर्स को देख के कितना सीखे हो जस्ट बाय बीइंग हियर फॉर दीज 40-45 मिनट्स। आपको जेनेरिक कमेंट ज़्यादा सिखाएंगे या ये तरीका ज़्यादा सिखाएगा? बी अ रैशनल ह्यूमन बीइंग एंड टेक अ वाइज डिसीजन। ओके, फोमो के चक्कर में नहीं आना है। यूपीएससी ने कैसे दिया था लास्ट ईयर? आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट इफ यू हैव अ चॉइस इट डजेंट नेसेसरली मीन दैट इट इज अ गुड वन। ठीक है, जैसे बोल दिया जाता है ना कि नहीं टॉपर्स भी तो वापस आके वही चीज़ चूज कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो चॉइस है हमारे सामने वो नेचुरली अच्छी ही है। समटाइम्स इट इज़ वी आर जस्ट डूइंग दैट बिकॉज दैट इज़ द ओनली चॉइस वी हैव, बट नाउ यू हैव अ फार बेटर चॉइस। चूज रैशनली, चूज वाइसली। आई विल कीप ऑन डूइंग दिस सेशंस, आपको हर दूसरे दिन ही सेशंस मिलते रहेंगे। एंड कीप इम्प्रूविंग, कीप लर्निंग। जस्ट रिमेंबर जो मैंने इनिशियली में बोला था, बी अ स्टूडेंट, learn to unlearn and learn to learn, head down, keep studying, keep writing, keep improving. We are here for you, we are here with you till the end, till you cross the finish line. उसके बाद हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है ना? हमें नहीं चाहिए आपके टेस्टिमोनियल्स, हमें नहीं चाहिए आपके इंटरव्यूज़, हमें नहीं करना आपको फेलिसिटेट, कुछ नहीं चाहिए हमें ये सब। आप चलिए फिनिश लाइन तक हम आपको लेके चलेंगे, उसके बाद आप अपना ड्यूटी निभाइए जाके अंदर। ठीक है? Thank you so much for being here. I hope this session was helpful. If it was helpful, please let us know in the comment section what did you learn, या फिर आपने क्या मिस्टेक की थी, या फिर आप अपने आप को कितने कितने मार्क्स देंगे इन तीनों क्वेश्चंस पे। इन तीनों क्वेश्चंस पे आप अपने आप को कितने मार्क्स दे रहे हैं, या फिर आप क्या सीखे। मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखे कि आप वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। सो आप क्या सीखे इन तीनों क्वेश्चन में, इन डिस्कशन से, या ओवरऑल इस पूरे डिस्कशन से ऑफ 46-47 मिनट्स ऑलरेडी, बताइए हमें, ताकि हम उसके हिसाब से आगे और इम्प्रूव करें और बेटर लेके आएँ। डू टेल अस इफ यू हैव लाइक दिस लेक्चर, दैट विल रियली एनकरेज अस टू कम अप विद better and better presentations. Thank you so much for the time being. This is Satyam Jain signing off. Please keep on doing your duty to the motherland. Jai Hind, Vande Mataram.